एक्ट 1938, दिस वन, ये चैप्टर कमिंग टर्म के लिए, इनफैक्ट केवल कमिंग टर्म के लिए नहीं, उसके बाद भी काफी इंपॉर्टेंट है। अलाइड लॉस के अंदर टोटल, एकदम ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, बिकॉज नाउ दिस इज प्योर टीचिंग। अलाइड लॉ के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स होता है, ठीक है। कुछ चैप्टर्स हैं जो ओल्ड सिलेबस से चलते हुए आ रहे हैं, लाइक सेबी रेगुलेशन, सेबी एक्ट, सीकरा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर ये फेमा, कंपटीशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये 6 चैप्टर्स ओल्ड सिलेबस से चलते हुए आ रहे हैं। 5 नया चैप्टर्स ऐड हुआ था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इरडा, मनी लॉन्ड्रिंग, सरफेजी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी छोटा चैप्टर, आउट। अब इंश्योरेंस एक्ट और इरडा एक्ट में अगर कंपैरिजन करोगे, इरडा एक्ट इज छोटा, बेकार, छोटा सा एक्ट है। व्हाट इज इरडा एक्ट ऑल अबाउट? जब भी गवर्नमेंट को ना कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाना पड़ता है, जब भी गवर्नमेंट को कोई नया रेगुलेटरी बॉडी बनाना पड़ता है, कोई नया बॉडी कॉर्पोरेट बनाना पड़ता है, तो गवर्नमेंट उसके लिए एक स्टैट्यूट बना देती है। लाइक अपना सीए इंस्टीट्यूट एक बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है? सारे काउंसिल मेंबर्स अगर मर जाए, सीए इंस्टीट्यूट, अरे हंस क्या, हाइपोथेटिकली सीए इंस्टीट्यूट भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर उसके सारे काउंसिल मेंबर्स को कुछ हो भी जाए तो भी सीए इंस्टीट्यूट तो बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, परपेचुअल सक्सेशन। सीए इंस्टीट्यूट का सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। सीए इंस्टीट्यूट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल एक्ट, अरे है ना, ठीक है। वैसे ही सेबी का अपना एक एक्ट है, सेबी एक्ट 1992। फिर वैसे ही तुम ये क्या नाम है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका एक अलग एक्ट बनाया, कंपटीशन एक्ट। तो वैसे ही इरडा जब बनाना था इनको, तो इरडा के लिए भी एक अलग एक्ट बनाना पड़ेगा, इरडा एक्ट 1999। तो ये जो इरडा एक्ट 1999 है, तुम अगर मेरे से सब्सटेंस का बात करो ना, जो अंदर सामान लिखा हुआ है उसके, वो बहुत कम है। वो बेसिकली इरडा एक्ट के अंदर बताया इरडा का फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज क्या है, क्या कॉम्पोजिशन है, कितना मेंबर बनेगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, वो सब ज्ञान है। इरडा एक्ट के अंदर यू विल नॉट फाइंड टू मच ज्ञान अबाउट इंश्योरेंस कंपनीज। वो सारा ज्ञान कहां मिलेगा तुमको? इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। तो इंश्योरेंस के ऊपर असली एक्ट कौन सा है? 1938 वाला, ये, नॉट इरडा एक्ट, नॉट इरडा एक्ट, ठीक है। अब तुम जरा नोट करो, 5 चैप्टर्स जो इन्होंने नए डाले थे, बैंकिंग, इरडा, इंश्योरेंस एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, सरफेसी, उसमें से 2 तो बेकार है, छोटा छोटा है, बचा 3, ठीक है, 3 एक्ट। बैंकिंग एक्ट पे शुरू में इनका बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रेस रहा। लास्ट 2 टर्म के पहले तक की बात बता रहा हूं मैं, बैंकिंग एक्ट से हर बार 8 मार्क्स, कॉन्स्टेंटली 8 मार्क्स, बाकी सारा लाइट लॉ 4 मार्क, बैंकिंग एक्ट 8 मार्क्स। रिसेंट 1-2 टर्म में इन्होंने बैंकिंग से कम कर दिया, 4 मार्क, ओके। एंड दे स्टार्टेड लुकिंग टू अदर चैप्टर्स। तो अब अदर चैप्टर्स में सरफेसी आएगा या इंश्योरेंस एक्ट आएगा? ज्यादा पॉपुलैरिटी वाइज कौन है? इंश्योरेंस एक्ट। सरफेसी आम आदमी को अफेक्ट नहीं करता, सरफेसी इज फॉर बैंक्स। सरफेसी जिसके अंदर हम लोग डेट सिक्योरिटाइजेशन पढ़ते हैं वगैरह, वो बैंक्स के लिए, तो वो आम आदमी को उतना अफेक्ट नहीं करता। ज्यादा टच कौन करता है हम लोग को? इंश्योरेंस एक्ट। तो अब अगर इनका फोकस बैंकिंग से हटा है तो किस पे जाके एंकर करेगा? इंश्योरेंस एक्ट पे। एंड स्पेसिफिकली तब जब इंश्योरेंस एक्ट में इतना भयानक अमेंडमेंट आया, भयानक अमेंडमेंट, ठीक है। अब पूरा इसके बारे में बता रहा हूं। इंश्योरेंस एक्ट 1938 काफी बड़ा है, काफी लंबा चौड़ा है। इट इज नॉट, जैसे तुम ये नोट्स में देख रहे हो, ये 13 पेज का है, इट्स नॉट 13 पेजेस। इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो बेयर एक्ट है वही काफी मोटा है, और जो इंश्योरेंस पे अमेंडमेंट एक्ट आया ना 2015, 40 पेज है। कभी डाउनलोड करके देखना, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2015 टाइप करो, पीडीएफ डाउनलोड करो, 40 पेज का है। तो द थिंग इज, डू आई नीड टू स्टडी एंटायर इंश्योरेंस एक्ट 1938 अलॉन्ग विद 40 पेज? वो मिला के हो जाएगा 100 पेज। उतना पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? नहीं। क्यों नहीं? जब इंस्टीट्यूट ने ना ये नया सिलेबस बनाया था, 6 चैप्टर तो लाइट लॉ में पहले से चलते हुए आ रहे थे। जब नया सिलेबस इन्होंने 2008 में इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने बोला ये 5 एक्ट का सिर्फ ओवरव्यू चाहिए, ये 5 एक्ट का ओवरव्यू चाहिए, फुल एक्ट नहीं चाहिए, ओवरव्यू चाहिए। तो इन्होंने जो अपना नोट्स बनाया, तुम सीए इंस्टीट्यूट का मैट में जाके देखोगे तो वो 5 चैप्टर्स का ओवरव्यू डाला हुआ है,
ओरिजिनल मैटर जो सीए इंस्टीट्यूट का है, 5 चैप्टर का ओवरव्यू है, नॉट द फुल एक्ट, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम लोग ये 5 एक्ट का ओवरव्यू पढ़ते हैं, और जब मैं ओवरव्यू बोलता हूं इट इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इन अ सेंस किसी आदमी के लिए ओवरव्यू कुछ और होगा, किसी के लिए कुछ और होगा, बट एक कॉमन ग्राउंड है। व्हेन यू आर रीडिंग ओवरव्यू ऑफ एन एक्ट यू शुड ऑलवेज रीड द मेन प्रोविजंस, जो असली प्रोविजन है, मेन प्रोविजन। तो इसलिए मैंने हमेशा इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जितने भी मेन प्रोविजंस है उनको आइडेंटिफाई करके डाला है और वो कराया है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो ओरिजिनल था और ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मिक्स करके ये नोट्स बनाए, ठीक है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 फुल नोट्स एकदम। अब इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्लियर है। अंदर सबसे पहला डेफिनेशंस वाला टॉपिक है। डेफिनेशंस वाले सेक्शन से आने का चांसेस यूजुअली कम होता है, लेकिन अब ज्यादा है बिकॉज इसके अंदर 2 अमेंडमेंट्स आए जिसकी वजह से ये लाइमलाइट में आ जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशंस वाले पोर्शन को राइट इंपॉर्टेंट। नीचे एक डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। ये कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी कॉर्पोरेट बनाया जिसका नाम है इरडा। इरडा के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है जो पूरे के पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रहे हैं। इंडिया जैसे कंट्री में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का अहमियत उतना ज्यादा नहीं है, बट बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देखो इंश्योरेंस मार्केट ना जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, यूएस, यूके, वहां पे बहुत ज्यादा है, इंडिया में नहीं। इसका कारण है, कारण क्या है? इंश्योरेंस जब हम लोग लेते हैं, जैसे एक आम आदमी है, इंडियन सिटीजन, वो इंश्योरेंस ले रहा है, तो इंश्योरेंस लेते वक्त क्या उसको कोई गुड्स मिल रहा है? ना। डायरेक्टली उसको कोई सर्विस मिल रहा है? नहीं। उसको क्या मिल रहा है? रिस्क कवरेज। देखो एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें कोई मजाक वाला बात नहीं है। 8,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मेडिक्लेम होता है ना, मेडिक्लेम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, मेडिक्लेम। तो 8,000 रुपया मेडिक्लेम दिया था पिछले साल, ठीक है, पर एक बार भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं तो एक तकलीफ आता है यार, डूब गया 8,000, अगले साल प्रीमियम दे कि नहीं दे। ये मतलब एकदम नॉर्मल साइकोलॉजी है कि कुछ हुआ नहीं, फालतू मेरा पैसा रिकवर नहीं हुआ, काश कुछ होता तो एडवांटेज। तो इंडिया जैसे कंट्री में जहां वी बिहेव वेरी इकोनॉमिकली, हर चीज में इकोनॉमिक खर्चा, एक बजट बनाया हुआ है, सब कुछ, वी डोंट वांट टू गो फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम टू दैट एक्सटेंट। और इंश्योरेंस मार्केट तो तभी ग्रो करेगा जब पूरा का पूरा आबादी, पॉपुलेशन वो इंश्योरेंस ले, अदरवाइज कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। सो इंडिया में इंश्योरेंस मार्केट्स लेकिन अब धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है, बिग हो रहा है। तो इरडा प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग ऑल दीज इंश्योरेंस कंपनीज। इरडा को किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इरडा अगर अपना काम ढंग से नहीं करे, इरडा अगर अपना काम ढंग से नहीं करे, इरडा सेंट्रल गवर्नमेंट के दिए हुए डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा ना, इरडा का जो ये मेंबर्स है इनको रिमूव कर देगा और इरडा को सुपरसीड कर लेगा, सुपरसीड कर लेगा आखिर इरडा को। ना व्हाट डू यू मीन बाय सुपरसीड? समझा रहा हूं, बेटर समझ में आएगा, सुनो। आज के दिन सीए इंस्टीट्यूट के पास फुल ऑटोनॉमी है, ऑल्दो सीए इंस्टीट्यूट भारत सरकार का बनाया हुआ है, पर सीए इंस्टीट्यूट का जो रेगुलेशंस है, जो चल रहा है जिस तरह से, उसमें भारत सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफियरेंस नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट जब चाहे जैसे चाहे अपना सिलेबस चेंज करती है, एग्जाम करती है, ये करती है, जो रजिस्ट्रेशन का पैसा, एग्जाम फीस, सब कुछ वो अपने हिसाब से कर रही है। जगह जगह उनको अपना ऑफिस, काउंसिल, बॉडी, बिल्डिंग और लेना है, सब ले रहे हैं वो लोग, फुल ऑटोनॉमी दिया हुआ है। अगर सीए इंस्टीट्यूट अपना काम सही ढंग से नहीं करे और अगर सीए इंस्टीट्यूट अपने पावर्स का मिसयूज करे, सीए इंस्टीट्यूट के काउंसिल मेंबर्स, तो भारत सरकार क्या करेगा? सीए इंस्टीट्यूट का ऑटोनॉमी छीन लेगा ना, पूरा छीन लेगा ऑटोनॉमी, और बोलेगा कि काउंसिल ऑफ आईसीएआई के अंदर जितने मेंबर है हटो, अब सब सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगा। दैट इज कॉल्ड सुपर सेशन। सुपर सीड करने का मतलब है ऑटोनॉमी छीन लेना। तो अगर इरडा अपना काम सही ढंग से नहीं करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दिया वो ऑटोनॉमी छीन लेगा, उसको क्या करेगा? सुपरसीड कर लेगा। दैट इज सुपरसीड, सुपर सेशन। जैसे ही सुपर सेशन होगा, इरडा के बॉडी के अंदर जितने मेंबर्स है सबको हटाया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक पर्सन को अपॉइंट करेगी जिसको बोला जाता है कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। ये आदमी आके फिर इरडा का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा
और एडा को स्मूथली चलाएगा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंदर. It means the officer appointed by the CG under section 2B to exercise all the powers, discharge the functions and perform the duties of ADA under this act or LIC Act or General Insurance Business Nationalization Act or ADA Act. अब ये सेक्शन 2B का रेफरेंस दिया है ना, इसलिए मैंने एडा एक्ट का सेक्शन 2B यहां पे डाल दिया है. बॉक्स को देखो, बॉक्स के अंदर सेक्शन 2B ऑफ एडा एक्ट. If at any time IRDA is superseded under section 19 of the IRDA Act, the central government may by notification in official gazette appoint a person to be the controller of insurance till such time IRDA is reconstituted. तो सुपरसीड के वक्त ही आदमी अपॉइंट होता है और एक बार ये अपॉइंट होता है तो IRDA का पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में ले लेता है. नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज दैट वी हियर. व्हाट इज दिस? ऑफिशियल गैजेट का मतलब होता है भारत का राजपत्र. तुम कोई भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट देखोगे ना, उसके ऊपर पूरा हिंदी में लिखा रहता है भारत का राजपत्र. दिस इज व्हाट इज दिस ऑफिशियल गैजेट? क्या है कि पहले के जमाने में जब वो किंग्स एंड किंगडम्स होते थे और किंग को कुछ अनाउंस करना होता था सिटी में, तो सिटी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके ड्रम पीट पीट के अनाउंस किया जाता था. Now that is not possible given the scale. अब हम लोग का साइज अलग हो गया. इंडिया इज लाइक बिग कंट्री. कितनी जगह जाकर वो ड्रम बजाया जा सकता है? That's not possible. ठीक है, तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया. एक साइट है gazette.nic.in. ठीक है, ये ऑफिशियल गैजेट का ही साइट है. ये लोग कोई भी चीज नोटिफाई करना होता है ना, तो उसमें ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके उसमें डाल देते हैं. Once an announcement has been made by notification official gazette, it is assumed कि सबको पता चल गया, चाहे पता चला हो चाहे नहीं पता चलो. इट इज अज्यूम्ड. ठीक है, अब नीचे हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का डेफिनेशन दिख रहा है. इंपॉर्टेंट नया है. पहले जब इंश्योरेंस एक्ट 1938 पढ़ते थे तो 3 नाम आता था. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, री इंश्योरेंस बिजनेस. ये 3 नाम आता था. हेल्थ इंश्योरेंस वॉज इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस वॉज इंक्लूडेड इन जनरल इंश्योरेंस. कुछ लोगों को ऐसा मतलब क्या एक गलत सेट हो गया दिमाग में कि हेल्थ इंश्योरेंस इज लाइफ इंश्योरेंस. हो, लाइफ इंश्योरेंस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हैजार्ड और लाइफ ऑफ द पर्सन, वो अलग है. और जो मेडिक्लेम वगैरह होता है ना हेल्थ इंश्योरेंस, वो किस में आता है? जनरल इंश्योरेंस के बुके के अंदर आता है, इस बंडल के अंदर आता था. ठीक है, अब इंडिया में धीरे धीरे हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट बहुत बड़ा हो गया. लोग लाइफ इंश्योरेंस का नाम तो कब से सुन रहे, लाइफ इंश्योरेंस का लो मर गया तो ये आ जाएगा वो आ जाएगा. बट मेडिक्लेम हैज रिसेंटली ग्रोन, बहुत पॉपुलर हो गया. हर कोई मेडिक्लेम करा रहा है आजकल बिकॉज हॉस्पिटल्स के जो कॉस्ट हो गए हैं दैट इज एक्सीडिंगली हाई, एक्सीडिंगली हाई. अगर कभी एक बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए ना कोई भी वजह से, आई एम सेइंग 50,000 से लाख रुपया लगना इज लाइक ऐसे हो जाएगा, 1 सेकंड में निकल जाएगा. तो लोग आजकल मेडिक्लेम के कवर के लिए जाते हैं. तो एडा को लगा कि यू हैव टू गिव मोर फोकस, यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक फोकस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस. तो उन्होंने क्या किया? थ्रू आउट इंश्योरेंस एक्ट 1938 जहां जहां पहले ये 3 नाम लिखा जाता था वहां एक चौथा नाम अलग से लिखना चालू कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस. अलग से लिखना चालू कर दिया. मतलब पहले क्या होता था, इफ यू रीड इंश्योरेंस एक्ट ना खाली 3 नाम सुनाई देता था ऊपर वाला. अब हर जगह वहां एक चौथा नाम और ऐड कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस. उसका डेफिनेशन में अमेंडमेंट आया, डेफिनेशन देखो. चलो, हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस means the effecting of contracts. Insurance contract is also contract of indemnity. It's also a contract of indemnity. ठीक है, means the effecting of contracts which provide for sickness benefit or medical, surgical or hospital expense benefit, whether inpatient or outpatient. inpatient और outpatient का क्या मतलब है बता रहा हूं, सुनो ध्यान से. सपोज यू आर ट्रैवलिंग, तुम अपना बाइक चला चलू के जा रहे, तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया. ठीक है,
तो बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा हड्डी वड्डी में कुछ हुआ है। तो तुम डॉक्टर के पास गए वो बैंडेड वैंडेड कराने के लिए, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में गए ना, मतलब जहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल में गए, थोड़ा सा वहां पे अपना वो ठीक भी करा लिया जो कराना था उसको, और फिर आ गए। नाउ ये छोटे मोटे पर्पस के लिए हॉस्पिटलाइज हुए थे ना, एकदम छोटे मोटे, कोई वो बेड, एक होता है ना बेड पे ही पूरा स्टे कर रहा है आदमी, वैसा नहीं था, छोटे मोटे पर्पस ले गए। यू वर हॉस्पिटलाइज फॉर लेस देन 24 आवर्स, इसको बोला जाता है आउट पेशेंट। मैं लिखा दूंगा, गलत सुन लो, इसको क्या बोलते हैं? आउट पेशेंट। और जो लोग 24 घंटा से लंबा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होता है, मतलब तुम्हारा कोई सर्जरी हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, तब उसको हम लोग बोलते हैं इन पेशेंट। ठीक है, नॉर्मली जैसे कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट वगैरह के केस में जो छोटा मोटा इंजरी होता है उसमें स्टिचेस आता है, तो उसमें क्या होता है कि यू डोंट हैव टू गेट हॉस्पिटलाइज। छोटा सा अगर मान लो कटा है दिस मच, ठीक है, तो उसमें वो डॉक्टर के पास गए, हॉस्पिटलाइज हुआ, वहीं पे वो स्टिचिंग कर दिया, सब ठीक हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया। तो दैट काइंड ऑफ पेशेंट इज व्हाट? आउट पेशेंट। और जो 24 घंटे से ऊपर के लिए वो क्या है? इन पेशेंट। कहीं लिखो ना, एक लाइन बोलूंगा मैं, if the patient is hospitalized, if the patient is hospitalized for बोर्ड पे देखो, for less than equal to 24 hours, comma, then he is outpatient, then he is outpatient। और अगर 24 घंटा से ऊपर के लिए हुआ है तो इन पेशेंट। सिंपल। अच्छा, आउट पेशेंट के बाद एक कॉमा होगा, आउट पेशेंट के बाद एक कॉमा होगा वहां पे, ठीक है, कॉमा, ट्रैवल कवर एंड पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ओके, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का एक डेफिनेशन उन्होंने पुट किया। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट नीचे इंडियन इंश्योरेंस कंपनी दिख रहा है, दिस डेफिनेशन हैज आल्सो चेंज्ड, और यही सबसे ज्यादा वायरल हुआ है इंटरनेट पे, इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे बड़ा चेंज आया है, 26% को 49% कर दिया गया, वो सबसे बड़ा चेंज आया है। ओके, एक बार अब डिस्कस कर रहा हूं पूरा। नाम क्या है? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तीन चीजें नाम के अंदर, इंडियन, फिर इंश्योरेंस एंड फिर कंपनी। अगर कंपनी है तो इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। अगर नाम में इंश्योरेंस है मतलब ये कंपनी कौन सा वाला बिजनेस करती है? इंश्योरेंस वाला बिजनेस। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं ये कंपनी इंश्योरेंस वाला बिजनेस करती है, मतलब कौन सा वाला इंश्योरेंस? ये चार नाम आएगा यूजुअल। और इंडियन लिखा है ना, इंडियन बोलने का मतलब है इस कंपनी का ओनरशिप या कंट्रोल इंडियंस के हाथ में, यानी इस कंपनी के अंदर फॉरेन स्टेक मैक्सिमम कितना है? 49%। इंडियन बोल रहे हो ना, मतलब इसमें ओनरशिप और कंट्रोल किसका है? इंडियन। तो फॉरेन स्टेक इसमें मैक्स कितना हो सकता है? 49%। पहले ये 26% होता था, अब अमेंड करके कितना हो गया? 49%। ठीक है, अब नीचे पढ़ो एक बार। मैं लैंग्वेज इसका इससे रीड करा रहा हूं क्योंकि इसके लैंग्वेज, इस चैप्टर का ना जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अप लेवल है। कई जगह पे लैंग्वेज सिंपल है, वहां पे मेरे को लैंग्वेज रीड नहीं कराना पड़ेगा, खाली मैं बता दूंगा, बात खत्म। पर कई जगह पे क्या लैंग्वेज हार्ड है, पढ़ते तुमको कुछ गलत गलत फीलिंग आएगा, मतलब डबल ट्रिपल मीनिंग आएगा, तो वहां पे मेरे को रीड कराना पड़ेगा। ओके, अंदर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, पहला पॉइंट नंबर ए, विच इज formed and registered under Companies Act 2013 and as a public company, or is converted into such a company within 1 year of the commencement of Insurance Laws Amendment Act 2015. Now when you read this line, मेरे दिमाग में पता है ये फीलिंग आ रहा है कि जितना भी इंश्योरेंस कंपनीज बना हुआ है आज के दिन, देखो हिंदुस्तान में इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज बनी हुई है, ठीक है, वो सब तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी होगी मोस्ट लाइकली। ये 2013 वाला एक्ट तो अभी भी आया है, तो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज जो है, बजाज अलायंस, रिलायंस, भारतीय एक्साइज, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी नाम लेना है, वो लोग तो पहले वाला पुराना कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट
1913 में बना हुआ है, तो क्या वो लोग वापस से अपने आप को री इनकॉर्पोरेट करवाएगा क्या 2013 में? नहीं। पर की फीलिंग आ रहा है कि उनको 2013 में होना है, अगर नहीं है तो 1 साल के अंदर कर लो। मतलब क्या री इनकॉर्पोरेट कराएगा? नहीं। एक्चुअली इसका मतलब क्या, सुनो, इन्होंने थ्रू आउट द इंश्योरेंस एक्ट, जहां जहां कंपनीज एक्ट 1913 लिखा हुआ था या 1956 लिखा हुआ था, उसको 2013 में कन्वर्ट कर दिया। और एक बात एकदम क्लियर सुन लो, अ कंपनी एज पर द न्यू कंपनी लॉ, बोल रहा हूं मैं, एज पर द न्यू कंपनी लॉ, ऑल द कंपनीज incorporated under previous company laws shall be deemed to be validly incorporated under the new companies act. तो किसी भी कंपनी को जो 1913 या 1956 वाले कंपनीज एक्ट में बना हुआ है, उसको अपने आप को री इनकॉर्पोरेटिंग कराना, इट विल बी डीम्ड टू बी ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो अलग से कुछ कराना नहीं है, जो लाइन लिख के दिख रहा है ना, लाइन पढ़ के फीलिंग आ रहा है फिर से कराना है, फिर से कुछ नहीं कराना है। ओके, टर्न। अच्छा सुनो, मैं जो बोलूंगा हाईलाइट करना, ऐसे तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ हाईलाइट कर रखा है, पर फिर भी और करना, ठीक है? अंदर देखो कहीं नंबर बी में, अंदर देखो कहीं 49 मिलेगा, दिख रहा है क्या? उस 49 को वो कर दो सर्कल, उस 49 को सर्कल कर दो, ठीक है? ये पहले क्या था 26, अभी क्या हो गया 49। और एक दो चार चीज और बोल रहा हूं, सुनो। इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जहां जहां पेड अप शेयर कैपिटल लिखा था या शेयर्स लिखा था, हर जगह उसके पहले इन्होंने इक्विटी वर्ड ऐड कर दिया है, हर जगह। तो अब कहीं भी तुम पढ़ेगा ना पेड अप शेयर कैपिटल यहां लिखा हुआ, तो उसके पहले इक्विटी वर्ड एक्स्ट्रा डाला हुआ है। ओके, पढ़ते हैं। नंबर बी, in which the aggregate holdings of equity shares by foreign investors, including portfolio investors, do not exceed 49% of the paid up equity capital of such Indian insurance company. अच्छा, नाम है इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, तो ओनरशिप एंड कंट्रोल किसका होगा? इंडियन। तो सच इंडियन इंश्योरेंस कंपनी विच इज इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है? अच्छा अब रुको, हम लोग ये बात जानते हैं, ये जो कंट्रोल होता है ना, दो चीज से आता है। कंट्रोल कम्स बाय टू थिंग्स, एक होता है बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर मैं किसी के अंदर 50% से ज्यादा होल्ड करूं, मैं अगर किसी कंपनी में 50% से ज्यादा होल्ड करूं, मेरा कंट्रोल आ जाएगा। या फिर दूसरा, आई हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उससे भी तो कंट्रोल आ सकता है, ठीक है? तो नीचे देखो एक एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है, मिला क्या? वो एक्सप्लेनेशन में कुछ खास नहीं बोला है, एक्सप्लेनेशन में बोला है कि कंट्रोल दो तरीके से आता है, एक शेयर होल्डिंग किससे आता है, या फिर दूसरा बाय द एबिलिटी टू कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, दिस इज नॉट न्यू। नंबर सी, सी के अंदर क्या अमेंडमेंट आया है, खुद पढ़ो और मेरे को बताओ। इतने देर से बोले जा रहा हूं, अपने आप समझ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस नाम ऐड कर दिया, ठीक है? वो तीन नाम तो लिखा हुआ ही था, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, एक और नाम ऐड कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस। ये क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। खाली बस मेरे को सुनो एक बार, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये चैप्टर मैं स्टार्ट से बिगिनिंग से पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या पढ़ते वक्त ना आगे का बहुत सारा चीज है जो बीच बीच में आते जाएगा, फ्यूचर का जो बहुत सारा चीजें जो बाद में पढ़ेंगे वो आते जाएगा, तो मेरे को उसके बारे में बोलना पड़ेगा। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ, पहले जब मैं इंश्योरेंस एक्ट 1938 पढ़ाता था, तो हमेशा मेरे को दो चीज बोलना पड़ता था, दो चीज, कैपिटल अंडर सेक्शन 6, डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 7, ठीक है? दो चीज बोलना पड़ता था। क्या? कैपिटल अंडर सेक्शन 6। क्या है कि ना कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए, री इंश्योरेंस वालों के लिए 200 करोड़ है, तो ये कैपिटल का सेक्शन है 6, मेरे को इसके बारे में पहले से बोलना पड़ता था। और एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 ऑन डिपॉजिट्स, बहुत फेमस सेक्शन था ये। अब सेक्शन 6 में तो थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 7 को तो इन्होंने डिलीट ही कर दिया। नोट्स में एक बार कम टू पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में हेडिंग दिख रहा है डिपॉजिट्स, काटा हुआ, मिला क्या?
डिपॉजिट्स के ऊपर 3-3 सेक्शन होता था, 7, 8, 9, नीचे देखो 7, 8, 9 मिलेगा लिखा हुआ, पूरा रिमूव्ड, डिलीटेड, पूरा रिमूव कर दिया। अच्छा किया, ठीक है। कम से कम एक डिपॉजिट्स वाली जो टॉपिक जिसपे हम लोग को बहुत माथा फोड़ना पड़ता था, दैट इज आउट ऑफ द विंडो। पहले क्या है, जब इंश्योरेंस एक्ट पढ़ाओ तो चैप्टर का बोनी होता था फ्रॉम दिस डिपॉजिट्स टॉपिक, क्योंकि चैप्टर के शुरू में ही नाम आना चालू हो जाता था, डिपॉजिट्स कैपिटल, डिपॉजिट्स कैपिटल, तो डिपॉजिट्स हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। बैक टू पेज 2। ओके, अच्छा मेरे सामने अभी पेज 2 पर जो डेफिनेशन है वो है इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, 4 पॉइंट्स लिखा है इसके नीचे, और इसके नाम से हम लोग गेस कर सकते हैं, इसके नाम से गेस कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से मेरा बात को बस सुनना, मैं एकदम स्लो डाउन करके बोल रहा हूं। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम में 2 चीज है, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंश्योरेंस बोलने का मतलब है कि दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस टू इट्स मेंबर्स। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो पूरी गांव को तो देता नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डीलिंग्स है वो अपने खुद के मेंबर्स के साथ होता है ना। सो दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ गिविंग इंश्योरेंस फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। विच इंश्योरेंस? कोऑपरेटिव सोसाइटी ये वाला नहीं कर सकता। कोऑपरेटिव सोसाइटी री इंश्योरेंस का काम नहीं कर सकता, बाकी 3 कर सकता है, ठीक है। तो नाम क्या है, सुनो नाम क्या है, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस बिजनेस में एंगेज्ड है। कौन सा इंश्योरेंस बिजनेस? 1, 2 एंड 4। चौथा बुलेट पढ़ो तो चौथा बुलेट देखो प्लीज, वहां पे री इंश्योरेंस है क्या, पर वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस डाल दिया ना, ठीक है, पहली बात। तो नाम क्या था? इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंश्योरेंस वर्ड हो गया। नाउ सेकंड नाम क्या है इसके? कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच मींस दैट ये कंपनी नहीं है, तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या फिर अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग कोऑपरेटिव एक्ट है उसमें। सो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ये होना ही चाहिए। पढ़ो ऊपर पॉइंट नंबर 1। इंडिया में कोऑपरेटिव के ऊपर बहुत सारा लॉ है। एक तो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 100 से प्लस साल हो गया उसको बने हुए, और अलग अलग स्टेट्स का अपना अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, ठीक है। जैसे ऑडिट में एक चैप्टर आता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें ना तुम सीए इंस्टीट्यूट का नोट्स भी देखेगा, वो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट सबसे डिटेल्ड कोऑपरेटिव एक्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट का कोऑपरेटिव एक्ट है। देन यू हैव दिस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, वो भी है। तो इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव एक्ट। 2 बात। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन इंडियन थिंग, इट्स एन इंडियन थिंग। तो यहां पर भी फॉरेन स्टेक, अब मेरे बात को ध्यान सुनना, यहां पर भी फॉरेन स्टेक मैक्सिमम कितना हो सकता है? 49%। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना, पहले 26 था, बाद में अमेंड करके 49 हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक कमाल का चीज है, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का जो डेफिनेशन पढ़ के आए उसमें तो 26 का 49 कर दिया, पर इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी में 26 का 26 ही है। नीचे देखो 26 होगा कहीं। पॉइंट नंबर 3 में देखो, इसको 49 नहीं किया है, ये 26 का 26 ही है। ऊपर वाला जो इंश्योरेंस कंपनी था उसमें 26 का 49 कर दिया, पर इसमें 26 का 26 ही है। तो थोड़ा सा याद रखना है, ओके। अच्छा, एक और चीज सुनो, मैं आगे जब मूव करूंगा ना, एक बार सुनो, मैं आगे जब मूव करूंगा तो मैं एक चैप्टर, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है सेक्शन 6 कैपिटल, ओके। कि अभी इसमें बहुत हैवी चेंज आया है, हैवी चेंज आया है, मतलब लाइक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी बनाना है तो आपका मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस, दिस
ये मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। अगर इंडिया के अंदर तुमको इंश्योरेंस बिजनेस कैरी ऑन करना है और इंश्योरेंस कंपनी बनाना है तो मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल उस कंपनी का कितना होना चाहिए? 100, 100, 200, 100। ठीक है। नाउ हिंदुस्तान के अंदर री इंश्योरेंस एक्सक्लूसिवली सिर्फ री इंश्योरेंस का काम एक ही कंपनी करती है, GIC। LIC है ऐसे, GIC गवर्नमेंट का है। GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तुम GIC के वेबसाइट पे जाएगा ना, या विकिपीडिया या गूगल कभी करना, तुम देखना GIC का नाम ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। GIC एक्सक्लूसिवली क्या करता है? री इंश्योरेंस। बाकी सारी कंपनीज तो क्या करती है? अपना नॉर्मल इंश्योरेंस बिजनेस के साथ साथ री इंश्योरेंस भी करती है। री इंश्योरेंस बोलने का मतलब क्या है? दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप करके उनका थोड़ा बिजनेस ले लो, दैट इज री इंश्योरेंस। बट GIC एक्सक्लूसिवली री इंश्योरेंस करता है। ठीक है। तो जो लोग एक्सक्लूसिव री इंश्योरेंस करते हैं उनका मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए? 200, बाकी सबका 100। अब तुम खुद ही सोचो, इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी ये री इंश्योरेंस कर सकता है क्या? ये दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस रिस्क ले सकता है क्या? नहीं। ये सिर्फ इंश्योरेंस देता है अपने मेंबर्स को। इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी इंश्योरेंस देता है सिर्फ अपने मेंबर्स को। ये दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क अपने ऊपर लेता नहीं, खरीदता नहीं, वो धंधा नहीं है। तो अगर ये री इंश्योरेंस नहीं करता तो फिर इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? 100 करोड़। वही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़। ओके, यहां तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक के अंदर भी काफी सारा चेंजेस आए हैं और इसके अंदर भी मेरे को कुछ ना कुछ मतलब डिक्टेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, वो मैं कराऊंगा। एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, इरिडा का मकसद है पूरे इंश्योरेंस मार्केट को अपने कंट्रोल में लेके आना, रेगुलेट करना। वो तभी रेगुलेट कर पाएगा जब इंश्योरेंस के बिजनेस में जितनी भी कंपनियां एंगेज्ड है, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं या इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, वो सबके सब अपने आप को इरिडा में रजिस्टर कराएं, तभी तो इरिडा रेगुलेट कर पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स एन इप्सो फैक्टो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि हर इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये एकदम नॉर्मल बात। नाउ नेक्स्ट, who can carry on insurance business in India in what format? Can you carry on insurance business in Hindu undivided family format? No. हिंदू फैमिली के फॉर्मेट में तुम ये बिजनेस नहीं कर सकता। क्या तुम पार्टनरशिप फर्म बना के ये बिजनेस कर सकता है या प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के कर सकता है? नहीं। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी में नहीं। इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पब्लिक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर क्या कोई फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आके इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकता है क्या? फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी वो भी चाहे तो इंडिया में आके इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है, प्रोवाइडेड वो एक पब्लिक कंपनी के फॉर्मेट में हो, प्राइवेट कंपनी के फॉर्मेट में नहीं हो। रिसेंटली वी हैव नोटिस्ड दिस इन इंडिया। पीएनबी मेटलाइफ, नाउ मेटलाइफ कहां का है? यूएस का है। यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ टाई अप करके इंडिया में आ गया पीएनबी मेटलाइफ। बजाज अलायंस अगेन बाहर का है, उसके साथ इंडिया का कंपनी बजाज अलायंस करके फिर बनाया बजाज अलायंस। तो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज में इंडिया में काम कर सकती, बट इन द फॉर्मेट ऑफ अ पब्लिक कंपनी, नॉट प्राइवेट कंपनी अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस बाय सर्टेन पर्संस, सेक्शन 2C, no person shall carry on any class of insurance business in India unless he is। अच्छा, एक चीज और है, जब तुम इंश्योरेंस एक्ट पढ़ेगा ना, हर जगह ही लिखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ही तो है नहीं, इंश्योरेंस कंपनी इट है। लेकिन मैं तुमको जनरल बोल रहा हूं, लॉ में जहां भी ही लिखा हुआ होता है उसका मतलब होता है ही, शी, इट, ऑल फॉर्मेट्स आर कवर्ड। ठीक है, तो यहां पे तुम ही जो लिखा हुआ है ना हर जगह मिलेगा, दैट्स नॉट माई टाइपिंग मिस्टेक, वो एक्ट के अंदर वैसे लिखा है। Okay. Unless he is, number A, a public company, number B,
a society under Cooperative Societies Act, and number C, a body corporate incorporated under the law of any country outside India for an insurance company, not being in the nature of a private company. Not being in the nature of private company मतलब in the nature of public company. तो अगर इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करना है तो यही फॉर्मेट्स है. प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं बना सकते, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते, हिंदू फैमिली नहीं चलेगा, ट्रस्ट नहीं चलेगा, सिर्फ पब्लिक कंपनी इज द वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट. नेक्स्ट सेक्शन 2CB. 2CB के बगल में लिखो न्यू. ये नया डाला गया है. ओके, हेडिंग ही काफी है इसका, तो हेडिंग ही काफी है. तुम अगर इसका हेडिंग पढ़ेगा ना, अंदर का पूरा बात ही समझ में आ गया. इंडिया के असेट्स का इंश्योरेंस अगर किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से कराना है तो इरडा से पूछना पड़ेगा. फिर से बोल रहा हूं, इंडिया में कोई असेट्स है, इंडिया में एयरक्राफ्ट है, इंडिया का शिप्स है, अगर उनका इंश्योरेंस किसी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से कराया जाए तो इरडा से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी जाके होगा. तुम इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से कराओ, तुमको इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से नहीं कराना, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से कराना है. जैसे इंडिया में जो एयरलाइंस कंपनी है, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, ठीक है, ये सब जितना भी एयरलाइन कंपनीज है, इतना महंगा असेट है, इंश्योरेंस कराएगा कि नहीं? गाड़ी तक का तो इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस तो मैंडेटरी होता है. तो ये तो एयरक्राफ्ट है, शिप है, वेसल है, इनका तो होना ही है. तो इंडिया के एसेट्स का अगर इंश्योरेंस कराना तो प्राइमा फेशी किससे कराना चाहिए? इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से. फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी से कराना है तो फिर इरडा का अप्रूवल लगेगा. 2 अप्रूवल लगेगा एक्चुअली, मैं बोल रहा हूं. एक तो इरडा का अप्रूवल लगेगा और दूसरा आरबीआई का अप्रूवल भी लगेगा. आरबीआई का क्यों लगेगा? इरडा का अप्रूवल लगेगा वो तो ये सेक्शन बोलता है. आरबीआई का अप्रूवल इससे लगेगा बिकॉज फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम दोगे डॉलर्स में होगा, डॉलर्स में अगर प्रीमियम पे करोगे आरबीआई का अप्रूवल लगना ही है. ठीक है, क्लियर एकदम. अंदर 2 चीजें. पूरे एक्ट में अगर कहीं भी ये 2 वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? इंश्योरर वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी. अथॉरिटी वर्ड लिखा है उसका मतलब है इरडा. इरडा का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो कहीं भी अथॉरिटी वर्ड लिखा है उसका मतलब इरडा. ठीक है, ये 2 वर्ड क्या है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं ना, इमेजिन नहीं हो पाएगा, विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, जबकि ये 2 वर्ड विजुअलाइज हो जाता है इजीली. ठीक है, लैंग्वेज को थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी से होता है बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग यू ऑलवेज ट्राई टू पिक्चराइज इट और विजुअलाइज इट. अगर विजुअलाइजेशन नहीं हो पाया ना तुमसे तो तुमको वो कभी याद नहीं रहेगा. तो तुम पढ़ते वक्त कहीं ये पढ़ा, ये विजुअलाइज करना हार्ड है, ये इजी है, तो हमेशा ऐसा सोचना. अंदर सेक्शन 2CB, प्रॉपर्टीज इन इंडिया not to be insured with the foreign insurers except with the permission of IRDA. Under, no person shall take out or renew any policy of insurance in respect of any property in India or any ship or other vessel. Vessel का मतलब भी ship होता है. or aircraft registered in India with. अब एक फ्रेज दिया हुआ है जो मैं रीड करूंगा, अंडरलाइन करना. इंश्योरर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया. जितना मैंने बोला उतना अंडरलाइन करो. इंश्योरर हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब क्या है? फॉरेन इंश्योरर लिखो बगल में, फॉरेन इंश्योरर. अब आगे लिखा हुआ है सेव. सेव मतलब होता है एक्सेप्ट. सेव विद द प्रायर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी.
एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ अथॉरिटी। तो अगर तुमको इंडियन असेट्स का इंश्योरेंस किसी फॉरेन इंश्योरेंस से कराना है तो तुमको एडा का अप्रूवल लगेगा। अगर अप्रूवल नहीं लिया तो पेनल्टी कितने का है, लिखा हुआ है 5 करोड़। ठीक है, नीचे सेकंड पॉइंट में 5 करोड़ को अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट सेक्शन 3। अच्छा, सेक्शन 3 इज अ लेंदी सेक्शन। इट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन, कि रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्मेलिटीज है। ठीक है, मैं ये फॉर्मेलिटीज के ऊपर ना बोर्ड पे एक राइटअप दे रहा हूं, वो कॉपी करना। वहां स्पेस है क्या, देखें, अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट छोड़ो, देख लो, मतलब कॉपी में लिख सकता है तो।
मत खाओ सुनो। ठीक है, अब ठीक है। कौन सा पढ़ना है बोलो? लास्ट वाला। अ डिक्लेरेशन दैट द मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स अंडर सेक्शन 6 हैव बीन कंप्लाइड विथ। ठीक है, बोल रहा हूं, सुनो। रजिस्ट्रेशन के लिए जो रेगुलेशंस है वो अलग से दिया हुआ है, एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज अमेंडमेंट पोर्शन, इंपॉर्टेंट एकदम। ये इरडा ने ना हर चीज के लिए दुनिया भर का रेगुलेशन बना रखा है। इंश्योरेंस एजेंट का लाइसेंसिंग करना है, रेगुलेशन है। इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंसिंग करना है, रेगुलेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, रेगुलेशन। री इंश्योरेंस, रेगुलेशन। अगर हम लोग अपना नॉमिनेशन चेंज करेंगे उसके लिए कितना फीस लगेगा, उस पे भी इरडा रेगुलेशंस। तो रजिस्ट्रेशन पे ये रेगुलेशंस है। तुम एग्जाम में ये नाम याद रखिएगा, ठीक है? ये नाम याद रखना जरूरी है, ओके? दूसरा, एक फॉर्म नंबर लिखा है मैंने यहां पे, याद होना चाहिए। तुम एग्जाम में जैसे ही फॉर्म नंबर लिखता है और रेगुलेशन का पूरा नाम लिखता है ना, वैसे एक इंप्रेशन चला जाता है, इंस्टेंटेनियस इंप्रेशन जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट केयर टू लर्न द रेगुलेशन का नेम और द फॉर्म नंबर। तुम जैसे ही लिख रहे हो तुम्हारे आंसर का एक ऑथेंटिसिटी बढ़ जाता है, ठीक है? यहां पे क्या है ना, खाली रेगुलेशन वर्ड लिख के छोड़ा हुआ है। इसको पढ़ोगे तो इसमें तो क्या है, खाली रेगुलेशन वर्ड लिख के छोड़ दिया है। सो कौन सा रेगुलेशन? इरडा का तो दुनिया भर का रेगुलेशन है, ये वाला रेगुलेशन। और मैं रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, आई वांट टू बी एन इंश्योरेंस कंपनी। तो मेरे को इरडा से रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैं कोई फॉर्म दूंगा कि नहीं दूंगा? पक्का दूंगा। तो फॉर्म नंबर होगा कोई? है, इरडा ऑब्लिक R1। दो होता है, एक होता है इरडा ऑब्लिक R1, दूसरा होता है इरडा ऑब्लिक R2। तुमको क्या होता है, पहले तुम इरडा ऑब्लिक R1 जमा करो, उसके बाद तुम्हारे अगर वो लोग अप्रूव कर दिए तो और फर्दर इंफॉर्मेशन मांगेंगे, तब तुमको इरडा ऑब्लिक R2 वाला फॉर्म जमा करना पड़ेगा। पहले ये जमा होता है, फिर उसके बाद जमा होता है इरडा ऑब्लिक R2। लिखो, द एप्लीकेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड the applicant is also required to file form IRDA oblique R2 ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अंदर नीचे रजिस्ट्रेशन टॉपिक दिख रहा है, उसके नीचे पढ़ रहा हूं, पेज नंबर 2 में एकदम नीचे, पेज नंबर 2 में एकदम नीचे, सेक्शन 3, नो पर्सन शैल कंटिन्यू टू कैरी ऑन एनी सच बिजनेस unless he has obtained from IRDA a certificate of registration for the particular class of insurance business, for the particular class of insurance business। इसका मतलब है अगर इंश्योरेंस कंपनी ना 2-3 अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है तो हर एक के लिए सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, ये जितने भी बजाज अलायंस वगैरह जो नाम है ना इंश्योरेंस के, ये लोग लाइफ इंश्योरेंस का अलग कंपनी खोल रखे हैं, जनरल इंश्योरेंस के लिए अलग कंपनी खोल रखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 7-8 अलग अलग कंपनी खोल रखे हैं, ठीक है?
तो इंश्योरेंस कंपनी जितना अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस बिजनेस करेगा, सबके लिए अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। लिखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में जहां तुम ये लिखा था वहीं पे लिखो। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज टू बी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन has to be obtained separately for every class of insurance business separately for every class of insurance business। ठीक है, नेक्स्ट पेज, पेज 3 का टॉप। एक हेडिंग दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन। लिखो रेफर कॉपी। ये ठीक है, वहां खाली बस इतना बोला है कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो डॉक्यूमेंट्स लगेगा जो डॉक्यूमेंट्स रेगुलेशंस में बोला हुआ है, बस इतना ही लिखा है। तो भाई कौन सा रेगुलेशंस है? ये वाला। कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये फॉर्म नंबर। साथ में क्या क्या जाएगा? ये जाएगा। क्लियर एकदम? अंदर रीड करना। एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड इन सच मैनर एंड शैल बी accompanied by such documents as may be specified by the regulation। तो उसका फुल डिटेल ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप। अगर एडा को लगता है सब कुछ सही है, अगर एडा को लगता है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी, इसके जो डायरेक्टर्स हैं उनका कोई घटिया बैकग्राउंड नहीं है, सही बैकग्राउंड है, ये इंश्योरेंस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है और ये लोग इस बिजनेस को एफिशिएंटली कैरी ऑन कर पाएंगे, बिकॉज दुनिया में सबसे रिस्की बिजनेस कौन सा? इंश्योरेंस का। ऐसे तो हर बिजनेस रिस्की है, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, लेकिन इंश्योरेंस बिजनेस सबसे रिस्की है क्योंकि इनका तो काम है दूसरों का रिस्क खरीदना। इंश्योरेंस बिजनेस का तो काम ही है दूसरों का रिस्क खरीदना, तो इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस। सो अगर इंश्योरेंस, ये एडा को लगता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी इस बिजनेस को एकदम सही तरह से प्रॉफिटेबली रन कर पाएगा और इनको रजिस्ट्रेशन देना विल बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो इनको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अंदर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट के अंदर ना मैं 3 बुलेट दिख रहा होगा, मैं उस तीनों बुलेट में ना कुछ कीवर्ड्स बोलूंगा, हाईलाइट करना प्लीज। नंबर ए के अंदर फाइनेंशियल कंडीशन, जनरल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कंडीशन एकदम सही है इनका, वो तो होना ही है। पेड अप इक्विटी कैपिटल 100 करोड़, एक नया चीज आया है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ होना चाहिए, और नेट ओन्ड फंड्स 5,000 करोड़ होना चाहिए। ये नया अमेंडमेंट आया है, मैं लिखा दूं, ये लिखा हुआ है बाद में, खाली सुन लो। इंश्योरेंस कंपनी बनने के लिए पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए? 100 करोड़, और नेट ओन्ड फंड्स कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़। तो फाइनेंशियल कंडीशन तो ऑब्वियसली सही है। जनरल कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब जो लोग इसके डायरेक्टर्स है ना, ये इनके खिलाफ कोई इंश्योरेंस फ्रॉड का या किसी भी टाइप के फ्रॉड का कोई केस नहीं चल रहा है। सेकंड बुलेट, सेकंड बुलेट में हाईलाइट करो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, मतलब ये लोग को बिजनेस करना आता है इंश्योरेंस का, ये लोग इतना वॉल्यूम जनरेट कर लेंगे कि इनका आराम से कमाई चल जाए, ब्रेक इवन हो जाए, अर्निंग प्रॉस्पेक्टस आ जाए। ठीक है। थर्ड के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट, वहां दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इनको रजिस्ट्रेशन देना विल बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो लेट्स ग्रांट देम रजिस्ट्रेशन। ओके, सो इफ दीज 3 थिंग्स आर सैटिस्फाइड, एडा विल ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप, रिफ्यूजल टू रजिस्टर। एक बार ऑब्जर्व करो, रिफ्यूजल टू रजिस्टर के अंदर मैंने कुछ हाईलाइट किया है, दिख रहा है क्या? एक नाम लिखा होगा, सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल, सैट बोलते हैं शॉर्ट में। ये नाम सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल कहां पे आता है? सेबी में आता है। सेबी एक्ट, सीक्रेट एक्ट के अंदर ये नाम आता है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्राइब्यूनल।
यहां पहले पता है क्या लिखा था? पहले यहां लिखा था सीजी। जैसे मान लो आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, मैंने एडा को अप्लाई किया, एडा वाले ने मना कर दिया, एडा ने मना कर दिया, मेरे को बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, तो मेरे पास अपील करने का पावर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो आई विल अपील टू हुम? तो पहले था आई विल अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वो बदल दिया, नाउ आई विल अपील टू सैट। पूरे इंश्योरेंस एक्ट में जहां जहां पहले हम लोग सीजी 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 को अपील करते थे, अब किसको अपील करेंगे? सैट को करेंगे। ठीक है, नीचे अब ये वाला मैं रीड नहीं करा रहा हूं, ये सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट नीचे देखो, कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला, इंपॉर्टेंट और क्या, IMP, कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नीचे देखो ए से लेकर के तक कितना ग्राउंड्स होता है? 11 मिला, दिख रहा है 11 ग्राउंड्स। ये 11 ग्राउंड्स में से ना कुछ ग्राउंड्स तो ऐसा है जो पहले से सेम चलते हुए आ रहा है और 2-3 ग्राउंड ऐसा है जो नया है। तो एक्चुअली दिस एंटायर थिंग इज नॉट अमेंडमेंट। वो जो 11 ग्राउंड्स तुमको दिख रहा है वो पूरा का पूरा अमेंडमेंट नहीं, उसमें कुछ तो पहले से था, कुछ नया है, बट अब पढ़ते हो तो पूरा ही करना है। ओके, मैं 11 ग्राउंड्स को याद रखने का तरीका बता रहा हूं, सिंपल तरीका है। मैं इन 11 ग्राउंड्स के बगल में ना 1 या 2 वर्ड बोलूंगा, तुम उसके लेफ्ट साइड में लिख लेना। ठीक है, कैप्शन दिख रहा है ना ABCDEFGHIJK, उसके लेफ्ट साइड में लिख लेना। मैं 1-2 वर्ड बोल रहा हूं। सबसे पहला ए के बगल में लिखो 64VA, देखो अंदर लिखा होगा 64VS, देख लो स्पेलिंग। उसके बगल में लिखो 64VA, इंपॉर्टेंट है। 64VA नया है, आगे लास्ट में ना मेरे ख्याल से पेज नंबर 10-11 में होगा, जाने का जरूरत नहीं है। पेज नंबर 10-11 में पूरा 64VA 1 पेज का सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। वो लॉ में भी इंपॉर्टेंट है और ऑडिट में भी इंपॉर्टेंट है। ऑडिट में एक चैप्टर होता है ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, उसमें एक टॉपिक आता है सॉल्वेंसी मार्जिन। ठीक है, तो उसमें भी आ सकता है और लॉ में भी आ सकता है, तो दोनों में से कहीं भी आ सकता है। 64VA इज वन ऑफ द बिग थिंग्स, तो वो नया ऐड हुआ है। ठीक है, मैं अभी तुमको 64VA के बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, वो उस टॉपिक में जब जाएंगे तभी डिस्कस हो पाएगा। अभी एकदम मैं 2 मिनट में समझा भी नहीं सकता, उसमें पूरा टाइम लगता है। ठीक है, बस इतना समझ लो, ये लोग बोल रहा है कि अगर 64VA का कंप्लायंस नहीं हुआ तो एडा, उन्होंने जो तुमको एडा ने जो रजिस्ट्रेशन दिया था ना इंश्योरेंस कंपनी को, उसको एडा छीन सकता है, कैंसिल कर सकता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल ग्राउंड्स। ये बात यहां भी लिखा है और ये बात 64VA में भी लिखा है। जब सेक्शन 64VA में जाएंगे तो वापस इसका जिक्र होगा कि अगर कोई कंपनी है जो 64VA का कंप्लायंस नहीं कर पा रही है, थोड़ा सा बोल रहा हूं, ठीक है, क्या है ना, 64VA में हर इंश्योरेंस कंपनी को इरडा के पास एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म केजी का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, बस केजी। हर इंश्योरेंस कंपनी को इरडा के पास एक फॉर्म जमा करना पड़ता है, फॉर्म केजी अबाउट 64VA सॉल्वेंसी मार्जिन। तो बोलता है अगर इंश्योरेंस कंपनी सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन नहीं कर पाया ना, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा इरडा। दैट इज वन। सेकेंड, बी के बगल में लिखो इंसॉल्वेंट। सी के बगल में लिखो अमैलगमेशन। सॉरी, सुनना प्लीज, मैं पहले ये 2 बुलेट बता रहा हूं जो अभी बताया। बी है इंसॉल्वेंट। अगर इंश्योरेंस कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया है तो इंसॉल्वेंट कंपनी तो बंद हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल। नंबर सी में अमैलगमेशन है, जैसे वन इंश्योरेंस कंपनी इज मर्जिंग इनसाइड अनदर इंश्योरेंस कंपनी। वन इंश्योरेंस कंपनी इज मर्जिंग इनसाइड अनदर इंश्योरेंस कंपनी। तो अमैलगमेशन में 2 होता है ना, एक होता है ट्रांसफरर कंपनी और दूसरा होता है ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफर कंपनी तो मर्ज होकर दूसरे में जा रहा है, तो अब तो ट्रांसफर कंपनी को बंद करना पड़ेगा ना, डिसॉल्व करना पड़ेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल बात बोला है, कोई हाईफाई तो है नहीं। अब सुनो, इस पूरे लिस्ट में ना 4
4 बार मैं लिखाऊंगा डिफॉल्ट, 4 बार लिखाऊंगा, ठीक है। मैं जो जो बुलेट नंबर बोल रहा हूं उनके बगल में लिखो डिफॉल्ट। नंबर डी, जी, एच, के, डी, जी, एच और के डिस्कस कर रहा हूं। एन इंश्योरेंस कंपनी हैज टू कंप्लाई विथ लॉट ऑफ रेगुलेशंस, बहुत सारा। पॉइंट नंबर डी में बोला है, पॉइंट नंबर डी में बोला है अगर एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट 1938 जो पढ़ रहे हम लोग, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का या उसके रूल्स का या उसके रेगुलेशंस का या इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर कोई नया डायरेक्शन इशू है उसका कंप्लायंस अगर नहीं करेगा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दैट इज पॉइंट नंबर डी। डी में ना इंश्योरेंस एक्ट 1938 होगा कहीं देखो तो, या दिस एक्ट लिखा होगा, दिस एक्ट लिखा है ना, उसको अलाइन कर दो। दिस एक्ट मतलब इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है। फिर जी में जाओगे तो देखो एडा एक्ट मिलेगा। जी के अंदर देखो प्लीज, एडा एक्ट दिख रहा है, तो अगर एडा एक्ट का कंप्लायंस नहीं किया तो जी, ओके। फिर एच नंबर, अगर फेमा, सुनो, अगर कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस नहीं हुआ, फेमा का कंप्लायंस नहीं हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये सब का कंप्लायंस नहीं हुआ तो एच नंबर। एच में हाईलाइट करना कंपनीज एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, एडा एक्ट, फेमा, ये फेमा एक्ट, पैमला। पीएमएलए का मतलब क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। के में लिखा है कोऑपरेटिव एक्ट। तो 4 पॉइंट्स तो एकदम स्ट्रेट है जो डिफॉल्ट के ऊपर बेस करके बनाया हुआ है, ओके। नाउ पॉइंट नंबर ई के बगल में लिखो क्लेम्स, और एफ के बगल में लिखो डाइवर्सिफिकेशन। ई के बगल में लिखो क्लेम्स और एफ के बगल में लिखो डाइवर्सिफिकेशन। डिस्कस कर रहा हूं, सुनना प्लीज। क्लेम्स सबसे पहले, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में क्लेम को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, अपना जजमेंट दे दिया और बोला कि इंश्योरेंस कंपनी शुड पे क्लेम टू पॉलिसी होल्डर। अगर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी को एज सुन एज पॉसिबल क्लेम का अमाउंट पे कर देना चाहिए। सब लिखा है कोर्ट ऑर्डर में कितना क्लेम देना नहीं देना है। कोर्ट ऑर्डर आ जाने के बाद 3 महीना बीत गया है, अब तक इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम का पैसा नहीं दिया। वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर ई को रीड करो। ओके, नंबर एफ इज अ कॉमन पॉइंट। ये जितने भी बैंक होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होते हैं, ये लोग एक स्पेसिफिक टाइप का बिजनेस करने के लिए बने हैं। बैंक्स बैंकिंग छोड़ के कोई और बिजनेस नहीं कर सकता, वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस छोड़ के कोई अदर बिजनेस नहीं कर सकता।
इंश्योरेंस कंपनी चिप्स बनाने का फैक्ट्री या बिस्कुट बनाने का फैक्ट्री ये सब काम नहीं कर सकता। इंश्योरेंस कंपनी केवल इंश्योरेंस बिजनेस कर सकता है। इसका रीजन एकदम ऑब्वियस है, ये बैंकिंग बिजनेस से इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है ना, दिस इज इन द नेचर ऑफ पब्लिक इंटरैक्शन। इनका आम जनता के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और इंटरैक्शन और बिजनेस है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट हो जाएगा अगर ये लोग दूसरे बिजनेस में दिमाग लगाएं तो नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद एफ हो गया, जी एच डन। नंबर आई के बगल में लिखो मत, मैं पहले पूरा बोल देता हूं, सुनो सुन लो। ये जो अभी पढ़ रहे हैं ये क्या है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 के बाद ना एक नया है सेक्शन 3A, वहां लिखा हुआ नहीं, सुनो खाली, वहां लिखा हुआ नहीं है। सेक्शन 3 के बाद एक नया है सेक्शन 3A। वो क्या है, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है इनको हर साल अपना इंश्योरेंस का जो रजिस्ट्रेशन है ना रिन्यू कराना पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको इरडा के पास अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यू कराते वक्त ना उसको एक एनुअल फीस पे करना पड़ता है इरडा को। तो अगर एनुअल फीस इरडा को जमा नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, कैंसिल अपने आप ही। ठीक है, पॉइंट नंबर आई को मैं रीड कर रहा हूं, उसके ना लास्ट में लिखना, पहले मत लिखो, लास्ट में लिखना। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनो। इफ द इंश्योरर फेल्स टू पे एनुअल फीस अंडर सेक्शन, लिखो एनुअल फीस के आगे लिखो अंडर सेक्शन ओके, अंडर सेक्शन एनुअल फीस अंडर सेक्शन 3A फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद नंबर जे इज वेरी सिंपल। जे के ये इस साइड में क्या नाम है, ये लेफ्ट साइड में लिखो कन्विक्शन। कन्विक्शन, अगर इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई भी कन्विक्शन चला है फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, खत्म। नंबर के हो चुका, डिफॉल्ट था। अब इसके बाद इफेक्टिव डेट दिख रहा है क्या, सुनो प्लीज, ध्यान से प्लीज सुनना। पेज 3 में नीचे ये इफेक्टिव डेट का पोर्शन दिख रहा है, एक पैराग्राफ का है। नेक्स्ट पे में जाओ। नेक्स्ट पेज में ऊपर टॉप में 3 लाइन दिख रहा है और 3 लाइन का एक पैराग्राफ है। वो 5 लाइन और ये 3 लाइन, इसको मिला करना मैं एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये तुम बुक में, ये नोट्स में ड्रॉ कर लो। नोट्स में देखो खाली स्पेस होगा, पेज 3 में खाली स्पेस है क्या नीचे, उसमें हो जाएगा। ठीक है, वो कंबाइन करके टेबल बना रहा हूं। एक बार रुक जाओ प्लीज, एक बार रुको। टोटल 11 ग्राउंड्स था। पेज 3 में नीचे जो पैराग्राफ है एकदम नीचे लास्ट में, उसमें काउंट करो कितना ग्राउंड्स लिखा है। 7। अरे वो कॉपी कर रहे हैं, बोले देख उसमें जाके, उस पेज नंबर 3 में नीचे जो पैराग्राफ है उसमें देखो कितना ग्राउंड्स लिखा है, 7 ग्राउंड्स है। और नेक्स्ट पेज का टॉप में देखो 4 ग्राउंड्स होगा। तो ये 7 ग्राउंड्स के लिए अलग डेट है और 4 ग्राउंड्स के लिए अलग। तो वो 2 पैराग्राफ में तोड़ के ना उसी को कंबाइन करके ऐसे लिख रहे हैं। ओके,
ठीक है, ये दोनों एक्चुअली जो टाइम लिमिट लिखा है वो सेम है, बस यहां 1-2 मंथ्स एक्स्ट्रा है। यहां क्या बोला है, देखो इरडा अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी तो कैंसिल करने के फॉर्मेलिटी के तौर पे एक नोटिस भेजेगी कि नहीं। ऊपर बोला है कि जिस दिन इरडा से नोटिस मिला, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस फ्रॉम इरडा, हम लोग एक इंश्योरेंस कंपनी है, हम लोगों को इरडा का नोटिस मिला, तो नोटिस मिलने के बाद 1 महीना से 2 महीना का पीरियड के अंदर ही वो इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब हमारे पास कुछ 1 मंथ 2 मंथ्स का विंडो है कि हम लोग अपील कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला जो केस है उसमें तो बोला है सर्व का मतलब क्या होता है, जिस दिन मेरे को मिला, एक ही तो बात है, ऊपर लिखा है रिसिप्ट और दूसरे में क्या लिखा है सर्व, सर्व मतलब जिस दिन मेरे को मिला। तो दूसरे वाले केस में बोला जिस दिन नोटिस मिला उसी दिन से इमीडिएटली मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल। सो ऊपर आई एम गेटिंग 1-2 मंथ्स का विंडो, नीचे वो विंडो भी नहीं है, इमीडिएटली कैंसिल होगा। अच्छा मान लो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अगर मेरा मैं इंश्योरेंस कंपनी हूं, इंश्योरेंस कंपनी, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मेरा जितना भी लायबिलिटी होता है अपने पॉलिसी होल्डर्स के प्रति, वो क्या खत्म, क्या वो खत्म नहीं होगा। मेरा जो लायबिलिटी है टुवर्ड्स माय पॉलिसी होल्डर्स वो खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यू रहता है। बट कैंसिल हो जाने से क्या है ना रजिस्ट्रेशन, मैं कोई भी नया इंश्योरेंस पॉलिसी अब बेच नहीं पाऊंगा, अब मेरा बिजनेस हॉल्ट, अब नो फर्दर सेल्स, ठीक है। पर मेरा जो भी लायबिलिटी है वो एज इट इज कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिक्वायरमेंट्स एज टू कैपिटल। एक चीज सुनो, मैं 10:30 तक पढ़ा सकता हूं क्या? हाँ, आज वो सब चक्कर में एकदम वो हो गया, ठीक है। अगर 10:30 तक पढ़ा सकता हूं तो ब्रेक दूंगा 5 मिनट का, वरना फिर मतलब मैं कंटिन्यू करूं कि मैं ब्रेक देके कंटिन्यू करूं? ये ऐसे कैसे, दोनों दो आवाज आ रहा है। एक सेकंड, कितना जन बोल रहा है कि ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, वो ऐसे उठाओ, नहीं चलो कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। पेज नंबर 4 में ऊपर देखो, इस बार एकदम गलत टाइम पे खांसी हुआ है, एकदम पूरा वो हो गया पूरा। रिक्वायरमेंट्स एज टू कैपिटल, रिक्वायरमेंट्स एज टू कैपिटल के सामने लिखो सेक्शन 6, ये नंबर याद रखना, सेक्शन 6, ठीक है। कैपिटल का सेक्शन नंबर क्या है? 6। देखो 2 ही फेमस सेक्शन हुआ करता था इस चैप्टर में, 6 और 7। 7 तो काट दिया, तो बचा क्या? तो कैपिटल का सेक्शन नंबर 6 याद होना चाहिए, ओके। इसमें छोटे छोटे चेंजेस हैं, वो डिस्कस कर रहा हूं। ये सेक्शन 6 पे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, नीचे देखो एक क्वेश्चन का बॉक्स होगा, दिख रहा है क्या? तो पहले इस पे इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो वापस आने का भी संभावना है, और आंसर तो चेंज होगा। पहले जो आंसर था वो तो अब चेंज करेगा, ठीक है। डिस्कस कर रहा हूं इसमें, मतलब जो बोलूंगा सब लिखा हुआ ही, तो अंदर रीड मारने का नहीं है, खाली सुनो पहले। 4 तरह का इंश्योरेंस बिजनेस है, उनके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है बोल रहा हूं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए 100 करोड़, जनरल इंश्योरेंस के लिए 100, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 100, री इंश्योरेंस बिजनेस एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं तो 200। यार एक्सक्लूसिवली री इंश्योरेंस का बिजनेस पूरे इंडिया में खाली एक ही कर रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, GIC, तो उसका तो किसी भी हालत में पेड अप कैपिटल 200 के बहुत ऊपर है, तो उसके बारे में बात ही क्या करना। तो जनरल अपने माइंड में हमेशा सोच के रखना, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ये इंश्योरेंस कंपनी कितना होना चाहिए? 100 करोड़, ठीक है। अच्छा, फिर एक चीज जो मैंने बोला था कि जहां जहां पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है वहां इन्होंने इक्विटी पर डाल दिया है,
तो वो इक्विटी इक्विटी सब जगह लिखा हुआ मिलेगा। ओके, अब सुनो एक बात, ठीक है, सुनो। नेट ओन्ड फंड्स कितना मिनिमम, नेट ओन्ड फंड्स मिनिमम कितना 5000 करोड़। ये एक नया रिक्वायरमेंट आ गया, भयानक नंबर है। मतलब हम लोग सोचते हैं 500 तक डालेगा, पर सीधा 5000 करोड़ डाला है, ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर है। दूसरा एक बात और सुनो प्लीज ध्यान से, पहले जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते थे ना पहले, तो इसमें लिखा हुआ होता था टू थिंग्स शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल, लिखा हुआ होता था। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो इनकॉर्पोरेशन लगता है वो, एंड दूसरा डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 7। अब ये तो हट गया है ना, तो ये अब इन्होंने हटा दिया। अब इनमें सिर्फ एक ही चीज लिखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शैल बी एक्सक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। अंदर अंदर देखना प्लीज। नंबर 1 के अंदर 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 रोमन 1 2 3। पहला वाला रोमन 1 में 100 करोड़ लिखा है। 100 करोड़ वाले के अंदर देखो लिखा होगा लाइफ और जनरल इंश्योरेंस, देख गया। फिर दूसरा वाला रोमन बुलेट देखो, उसमें 100 करोड़ लिखा है, उसमें वो हेल्थ इंश्योरेंस लिखा होगा। फिर तीसरा वाला री इंश्योरेंस, उसमें 200 करोड़ लिखा होगा, दिख रहा है तो, ठीक है। अच्छा, ये रोमन 1 2 3 के बाद एक प्रोवाइडेड दैट मिला क्या? प्रोवाइडेड दैट को अपने प्रोविजो बोलते हैं। क्या? प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट में बोला है कि इरेडा में तो मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट ये है, इसके अलावा अगर सेबी का या कंपनी लॉ का या किसी और लॉ का कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ और लिखा हुआ है तो वो भी कंप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं तुमको क्लियर बोल रहा हूं, कोई भी एक्ट हो, चाहे सेबी हो, चाहे सेबी रेगुलेशन हो, चाहे कंपनी लॉ, 100 करोड़ से ऊपर का कैपिटल रिक्वायरमेंट कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये सबसे ऊपर ही है। फिर भी इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़प्पन दिखाया कि ऐसा लिख के दे दिया, प्रोवाइडेड दैट द इंश्योरर मे एनहांस द पेड अप इक्विटी कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन in accordance with provisions of Companies Act, SEBI Act and rules, regulation और directions। तो इनमें किसी में भी 100 करोड़ के ऊपर का है ही नहीं रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर भी ये लोग लिख के दे दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक और प्रोवाइडेड दैट दिख रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, उसमें वही बोला है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंदर कहीं होगा, हाईलाइट करो ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, इसमें पहले डिपॉजिट्स भी लिखा हुआ था, वो हट गया, ओके। अब नीचे देखो एक नंबर 2 लिखा होगा, नेट ओन फंड्स कितना, देखो लिखा होगा, देख रहे हैं 5000 करोड़, ठीक है। ये था सेक्शन 6 कैपिटल के ऊपर। अब नीचे देखो सेक्शन 6A, एक क्वेश्चन का बॉक्स है, क्वेश्चन के बॉक्स के जस्ट बाद requirements as to capital structure and voting rights and maintenance of register of beneficial owner of shares, ठीक है। ये 6A एक एक्स्ट्रा सेक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ठीक है, सेमी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जाएगा, ओके। इसके नीचे देखो 3 पॉइंट दिख रहा है, बोल रहा हूं, इनका कैपिटल, इनका जो कैपिटल इट कंप्राइजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, वोटिंग राइट गिवन ओनली टू इक्विटी शेयर्स, सारे इक्विटी शेयर्स का जो पेड अप वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। अंदर रीड कर रहे हैं 6A, नो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स having its registered office in India shall carry on life insurance business unless it satisfies the following conditions, namely life insurance को highlight करना। यहां 4 नाम नहीं लिखा है ना, सिर्फ life insurance लिखा है। Number 1, that the capital of the company consists only of ordinary shares। ordinary का मतलब लिखो equity, मेरी एक बात को सुनो, इक्विटी शेयर ना 2 टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर्स 2 टाइप का होता है,
कुछ जन जानता होगा, कुछ जन नहीं जानता होगा, फिर भी मैं सबके लिए बता रहा हूं। एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और एक होता है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर। ये अलग चीज है पूरा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में जो नॉर्मल नियम है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में एक शेयर तो एक वोट, एक शेयर तो एक वोट। यानी मान लो किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स है, कितना वोट? 10 वोट। किसी शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स है, कितना वोट? 1000 वोट। वोटिंग दो तरह से होता है, एक होता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो शो ऑफ हैंड्स में तो क्या है कि तुम्हारा औकात दिखाई देगा नहीं। कहने का मतलब है अगर तुम्हारे पास 10,000 शेयर भी है तो एक ही हाथ उठाएगा। लेकिन अगर वोटिंग बाय पोल हो रहा है तो वोटिंग बाय पोल, तो वहां पे तो तुम्हारे शेयर का पावर दिखाई देगा। जो 10 शेयर वाला है उसका वोट कितना काउंट किया जाएगा? 10। जिसके पास 10,000 शेयर है उसका वोटिंग पावर 10,000 काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल नियम क्या है? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में 1 शेयर 1 वोट, जिसका ज्यादा शेयर उसका ज्यादा वोटिंग पावर। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर में क्या होता है ना, वोटिंग पावर कम होता है पर डिविडेंड ज्यादा होता है। डिफरेंशियल इक्विटी शेयर में वोटिंग पावर कम होता है, मतलब ऑर्डिनरी शेयर वालों को 1 शेयर पे 1 वोट है ना, तो डिफरेंशियल शेयर वालों को 10 शेयर पे 1 वोट होगा, ऐसा कुछ। 10 शेयर पे 1 वोट होगा, मतलब वोटिंग पावर एकदम गिर गया, लेकिन कंपेंसेट करने के लिए डिविडेंड ज्यादा होता है। अगर ऑर्डिनरी शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा X%, तो इनको मिलेगा लेट्स से X प्लस 30%। तो डिफरेंशियल इक्विटी शेयर में वोटिंग पावर कम, डिविडेंड ज्यादा। जो हम लोग जैसे आम आदमी है, मतलब स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग को क्या पसंद आएगा? डिफरेंशियल शेयर। कौन वोट करने जाने वाला है? पर डिविडेंड तो ज्यादा मिलेगा ना, डिफरेंशियल शेयर, ठीक है। टाटा मोटर्स कंपनी ने डिफरेंशियल शेयर इशू किया था। जब टाटा मोटर्स ने जैगवार का वो ब्रांड खरीदा था ना, तो 3,000 करोड़ रुपया पे किया था, उसके लिए डिफरेंशियल शेयर मार्केट में इशू किया था, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है, कौन सा वाला शेयर हो सकता है इनके पास, ऑर्डिनरी वाला कि डिफरेंशियल वाला? ऑर्डिनरी वाला। पहली बात, ऑफ अ सिंगल फेस वैल्यू। नंबर 2 के बगल में लिखो न्यू। वहां सेकंड बुलेट है ना, नंबर 2, उसके बगल में लिखो न्यू। वो न्यू है पर बकवास है, बिकॉज वी नो दैट। वहां लिखा है वोटिंग राइट किसको मिलेगा? सिर्फ इक्विटी शेयर, तो ये तो मालूम ही है, तुम नहीं भी लिखता तो वो इंप्लाइड है। नंबर 3, दैट एक्सेप्ट ड्यूरिंग एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year allowed by the company for payment of calls on shares, the paid up amount is same for all shares। हमेशा जितने भी शेयर्स हैं उनका पेड अप वैल्यू सेम होना चाहिए। पेड अप वैल्यू का मतलब 10 रुपए का शेयर, लेट से 8 रुपीज पेड अप, तो पेड अप वैल्यू सबका सेम होना चाहिए। तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कॉल मनी मंगाती है ना, तो कॉल मनी सबसे बराबर का मंगाओ, ठीक है। 1 साल के अंदर ही वो पूरा कॉल मनी आ जाना चाहिए, पेड अप वैल्यू सबका सेम होना चाहिए। फिर नीचे नॉट विथ स्टैंडिंग दिख रहा है क्या, एक छोटा सा पैराग्राफ, इसमें ये बोला है जो ऑब्वियस है, जो वी नो, वोटिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू शेयर होल्डिंग। अंदर देखो बोल्ड में लिखा होगा, अंदर देखो कुछ मैंने बोल्ड में डाला है, स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिख रहा है क्या? उसमें बोला है वोटिंग पावर शैल बी प्रोपोर्शनल टू पेड अप अमाउंट ऑफ द शेयर्स। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट पेज में देखो बहुत कुछ काटा हुआ है। ऊपर सेक्शन 6AA हट गया, 789 हट गया, गुड। नीचे स्टार्ट हो रहा है कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। एक बार थोड़ा सा, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट के अंदर अभी तो कुछ काटा हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ अच्छा, नेक्स्ट मतलब कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट इज अ गुड टॉपिक, वो करेंगे हम लोग, लेकिन उसके एक बार आगे देखो पेज 6, 7, 8 में काफी पूरा एकदम नया है, दिख रहा है? दिस इज ग्रेट पोर्शन, एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। सेक्शन 38 असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी, सेक्शन 39 नॉमिनेशन ऑफ पॉलिसी, सेक्शन 40 इंश्योरेंस कमीशन ब्रोकरेज, ये सॉलिड अमेंडमेंट पोर्शन है। फिर इसके बाद एक बार जाओ
आगे छोटा सा अमेंडमेंट है पेज 8 पर, और पेज 8 और 9 में देखो काफी कुछ काटा हुआ है। मिला क्या? हट गया वो। अरे काटा हुआ मतलब हट गया, और क्या? ठीक है, फिर पेज 10 पे आओ। पेज 10 पे देखो स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 64 VA। दिस इज न्यू एंड गुड, फुल 64 VA इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी अभी पोर्शन बाकी हैं इनके पीछे एक हैवी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब क्या होता है ना, अपने अगर इसको स्ट्रेट रीड मार के कोशिश करेंगे कैचअप करने का, नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर ना कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है, खाली बस ज्ञान 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 लिखा हुआ है, तो पढ़ के तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर एक काफी मेरे को डिस्कशन करना पड़ता है, एक समय लगता है, तो वो फिर आज नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट डे कैरी करूंगा। सुनना बच्चों, शांति। नेक्स्ट डे ये वाला पोर्शन खत्म होगा, उसके साथ ही लॉ अमेंडमेंट विल बी ओवर, और फिर मैं ऑडिट अमेंडमेंट नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल है, और ये क्लास का वीडियो बैकअप 2 बजे और 5:30 पे भी चलता है, तो तुम लोग कल सुबह नहीं आके 2 या 5:30 पे भी आ सकता है। ठीक है, उससे वो प्रॉब्लम हो गया बहुत। Oh shit. मनीष कहाँ है? हाँ एक सेकंड, आता है क्या? हाँ आता है, तो एक पुश, हाँ एक पुश।